वेलकम टू द रावेंद्र एकेडमी दोस्तों। तो आज हम ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने कोर और ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में देख लिया था, वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में देख लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन। तो उससे पहले हम एक छोटा सा टर्म देखेंगे जिससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज विंडो फैक्टर। विंडो फैक्टर क्या होता है? तो विंडो फैक्टर दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर के लिए निकाला जाता है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एज वेल एज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए जो विंडो फैक्टर है वो अलग अलग होता है। तो हम उसे देखते हैं कैसे निकाला जाता है। पहले हम निकालते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। तो शेल टाइप कोर का डायग्राम हम बना लेते हैं। ये आपको दिख रहा है एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कोर, राइट। तो विंडो का हिंदी मतलब क्या होता है? खिड़की। तो यहाँ पे दो खिड़की टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, 1 और 2। तो किसी एक विंडो को हम लेके चलते हैं, हम विंडो 1 को लेके चलते हैं। तो विंडो 1 की ये वाली जो लेंथ है ये कहलाती है हाइट ऑफ विंडो। हाइट ऑफ विंडो। और इतनी जो लेंथ है ये कहलाती है विड्थ ऑफ विंडो। विड्थ ऑफ विंडो। तो विंडो फैक्टर क्या होता है? विंडो फैक्टर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ विंडो अपॉन width ऑफ विंडो। हाइट अपॉन width। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, फॉर शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो विंडो फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो अब आप देख सकते हो जो हाइट ऑफ विंडो है वो ज़्यादा है। मतलब हाइट ऑफ विंडो ज़्यादा है तो विंडो फैक्टर क्या होना चाहिए? हाई। विंडो फैक्टर को हम अ, किसी एक टर्म से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वो एग्जाम में आपको इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं देगा, वो विंडो फैक्टर से ही पूछेगा। तो ये याद रखिएगा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो विंडो फैक्टर है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर के विंडो फैक्टर की। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो हम बना लेते हैं पहले। तो ये हमने बना लिया कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर। तो आप अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक ही खिड़की है, मतलब एक ही विंडो हमें दिख रही है, जिसमें से ये है हमारा, ये लेंथ कहलाएगा हाइट। हाइट ऑफ विंडो। और ये वाली पूरी लेंथ क्या कहलाएगी? विड्थ। तो यहाँ पे मुझे बताइए, विंडो फैक्टर होता है हाइट ऑफ विंडो डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ विंडो। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है या विड्थ ज़्यादा है? तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है। तो विड्थ ज़्यादा होने की वजह से विंडो फैक्टर क्या हो जाता है? कम। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर का विंडो फैक्टर ज़्यादा होता है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो विंडो फैक्टर है वो क्या होता है? कम। तो अब यहाँ से एक टर्म पूछा जाता है जो कि रिलेशन है किसके किसके बीच का? विंडो फैक्टर और लीकेज फ्लक्स का। तो हमेशा याद रखिएगा, window factor is inversely proportional to leakage flux। अगर विंडो फैक्टर ज्यादा है
तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि लीकेज फ्लक्स शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में कम होता है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में ज्यादा होता है, क्योंकि विंडो फैक्टर कम है तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। तो ये छोटा सा टर्म था विंडो फैक्टर, जिसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं कोर और वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का, ताकि आपको एक एक चीज पता चल सके। ये हमारा कोर हो गया, वाइंडिंग वाउंड कर देते हैं, ये वाइंडिंग हो गई, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमने क्या किया, सोर्स लगा दिया, और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एसी सोर्स V। यहाँ पे प्राइमरी इंड्यूस्ड E1 हो गया ईएमएफ, सेकेंडरी इंड्यूस्ड सेकेंड प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है E2, और कोर से जो फ्लक्स फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 5। तो कोर से जो फ्लक्स जा रही है उसकी वैल्यू है 5। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये लोडेड कंडीशन का है या नो लोड कंडीशन का। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी में हमने कोई भी लोड नहीं लगाया है, तो ये नो लोड कंडीशन का क्या है, सिचुएशन है। यहाँ पे अब आप एक चीज देखिएगा, अगर हमें फ्लक्स जनरेट करना है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितनी तरह की करंट होती है ट्रांसफार्मर में, बट सबसे पहले हमारा एम क्या है, ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करना। तो अब देखिए ट्रांसफार्मर के केस में मैंने क्या बताया था, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट। तो फैराडे ने क्या बोला था कि ई ईएमएफ is directly proportional to d phi by dt, correct, rate of change of flux with respect to the coil or conductor। हमें क्या देगा, ईएमएफ, यानी कि जब फ्लक्स कट करेगी कंडक्टर को तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक्सप्रेशन किस लॉ के अकॉर्डिंग है, फैराडेज लॉ। फैराडे ने जो भी बोला था उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने कॉज जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है, बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। लेंजेस ने क्या बोला था कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज। तो यहाँ पे इफेक्ट है ईएमएफ, कॉज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स ही तो कट कर रही है कंडक्टर को, तभी तो ईएमएफ आ रहा है। तो जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब जो ई है वो डी फाई बाई डी टी को अपोज करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। और ये माइनस साइन किसे रिप्रेजेंट करता है, लेंजेस लॉ को। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एक्सप्रेशन किन किन लॉ को मिला के बना है, तो फैराडेज लॉ प्लस लेंजेस लॉ, राइट। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे फ्लक्स डी फाई बाई डी टी आ रहा है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं हमारी फ्लक्स क्या होगी, साइनसोइडल मान क्या लेते हैं, फ्लक्स साइनसोइडल होना चाहिए। तो फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है साइनसोइडल फॉर्म में, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी।
इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से फ्लक्स फाई की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो E इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, माइनस एन डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू हमें मिली है फाई एम साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एस फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन हट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये मिल जाएगा हमें हमारा रिक्वायर्ड EMF। अब इक्वेशन सेकंड से देखिए फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, फ्लक्स की वैल्यू थी फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो कि EMF और फ्लक्स के बीच में कैसा रिलेशन है फेज वाइज। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो EMF है वो फ्लक्स के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, EMF lags the flux by 90 डिग्री। मतलब अगर हम फेजर डायग्राम के रेस्पेक्ट में शो करें, तो अगर ये हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स फाई, तो जो EMF है वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा। मतलब फ्लक्स और EMF का फेजर कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये टर्म आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे ये काम आएगा कि EMF लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। करेक्ट। अब हमें EMF का इक्वेशन डिराइव करना है, कैसे करेंगे। अब इस इक्वेशन से देखिए, इसको अगर हम इक्वेशन 4 मान लें, तो ये साइनसोइडल रिप्रेजेंटेशन है EMF का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। मतलब E मैक्स अगर हम निकालें एंड फाई एम ओमेगा। अब इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत है, जो EMF इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर का हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, वो RMS फॉर्म में होता है। तो हम जानते हैं E RMS क्या हो जाएगा, E max डिवाइडेड बाई रूट टू। E max क्या है, एन फाई एम ओमेगा बाई रूट टू। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। सो 2 पाई एफ एन फाई एम डिवाइडेड बाई रूट टू। तो देखिए इन 2 पाई बाई रूट टू जो टर्म है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे जब आप सॉल्व करोगे, पाई इज इक्वल टू 3.14 रख के, तो ये टर्म आएगा 4.44। तो यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ EMF क्या मिल जाएगा, 4.44 एफ फाई एम एन। ये हो जाएगा हमारा EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये याद रखिएगा आप, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का EMF का इक्वेशन है, उसमें जो फ्लक्स आती है वो कौन सी वैल्यू होती है, फ्लक्स की RMS वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, या एवरेज वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हो EMF इक्वेशन में जो फ्लक्स फाई है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, फाई एम। यानी कि इन EMF इक्वेशन फ्लक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। मतलब यहां से हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, induced EMF depends on the maximum value of flux। करेक्ट। तो जो जो मैं नोट लिखवाते जा रहा हूं उसको आपको याद रखना है। एक ये नोट हो गया, एक ये नोट मैंने लिखवाया था, दोनों को आपको याद रखना है। चलिए एक और एनालिसिस करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है।
फ्लक्स डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं BM से, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई एम से और एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से। तो यहां पे आप मुझे बताइए, हम लिख सकते हैं BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एम बाई ए, और फाई एम की वैल्यू यहां से निकालिए। फाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू ए। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जो फ्लक्स है वो किसका प्रोडक्ट है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो इस फाई एम की जगह हम B इंटू ए को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। सो पुट द वैल्यू ऑफ फाई एम फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो एक नया EMF इक्वेशन हमें क्या मिल गया? 4.44 F BM A N। करेक्ट। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये जो इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन हमने डिराइव किया है ये प्राइमरी के लिए है या सेकेंडरी के लिए है? तो चलिए देखते हैं। ये है 4.44, मतलब ये कांस्टेंट है प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए भी। बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जो फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मशीन। तो चाहे आप प्राइमरी के लिए निकालिए या सेकेंडरी के लिए निकालिए, जो F की वैल्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर हम बात करते हैं फ्लक्स की, मतलब B इंटू ए का जो प्रोडक्ट है वो फ्लक्स ही तो है। और ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने क्या बताया था? ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, मतलब ये वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। बट क्या N की वैल्यू कांस्टेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने होंगे? N1, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितने होंगे? N2। तो प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF को कैसे लिखा जाएगा? प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। अब हम ERMS की जगह सिर्फ E को रिप्रेजेंट करेंगे कि वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि ये जो E की वैल्यू है वो RMS में है। तो हम बार बार RMS नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो हमेशा RMF में हम लिखते हैं। प्राइमरी के लिए इंड्यूस्ड EMF अगर हम निकालें तो ERMS को लिख सकते हैं E1, 4.44 कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्लक्स डेंसिटी एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट नहीं है, प्राइमरी के लिए हो जाएगा N1। सिमिलरली सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, क्या लिख देंगे हम? E2 इज इक्वल टू 4.44 F BM एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? N2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 8, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 9। अब क्या करते हैं हम? इक्वेशन 8 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 9 से, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 9। तो हम देखिए E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या आई थी? 4.44 F BM AN1 डिवाइडेड बाय 4.44 F BM AN2। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया। हमें फाइनली क्या मिल रहा है? इसको हम लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, या इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। दोनों को रिवर्स कर दीजिए तो E1 बाई E2 हो जाएगा E2 बाई E1, ये हो जाएगा N2 बाई N1, इसको लिखते हैं K। राइट, यानी कि ये हो जाएगा आपका E2 बाई E1, N2 बाई N1 क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अब तक का अगर हम फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा? हम फ्लक्स को ले लेते हैं रेफरेंस।
फ्लक्स को हम ले लेते हैं रेफरेंस। तो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताइए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लैग करता है 90 डिग्री। तो ये हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को 90 डिग्री लैग करा दिया। जो फेजर है हमारा हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लैग कैसे किया, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट एक्स हमने ले लिया। अब मैंने आपको बताया कि जो फेजर है हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, तो फ्लक्स वाला जो एरो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है और साथ साथ में दोनों घूम रहे हैं ये इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले एक्स पॉइंट के पास एक्स पॉइंट को कौन टच करेगा, ये फाई। बाद में ई टच करेगा, कितने डिग्री बाद, 90 डिग्री बाद। इसीलिए हम बोलते हैं कि फाई लीड कर रहा है और ई जो है वो लैग कर रहा है। चलिए ये तो हो गया। अब आप मुझे बताइए ये जो ई है ये प्राइमरी ईएमएफ है या सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हम इसे कुछ भी ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं हमने ले लिया E1। तो E1 और E2 क्या दोनों फेज में होंगे? बिल्कुल, क्योंकि E1 और E2 में हमें फेज डिफरेंस का कोई टर्म नहीं मिला था, राइट। साइन 90-5 कॉस माइनस 90-5 ऐसा कोई भी टर्म नहीं था। तो दोनों ईएमएफ एक दूसरे के साथ फेज में होते हैं। तो E1 के साथ हमने बना दिया E2 सेम फेज में। अब E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है और E1 का छोटा रखा है हमने, मतलब यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन क्या है, E1। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर के लिए फेजर हमने बना दिया, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है, जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मुझे बताइए E1 को अगर ऑपोजिट करें, उल्टा लेके जाएं, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसे हम क्या लिख देंगे, माइनस E1। और सप्लाई वोल्टेज को कौन अपोज करता है, E1। तो V1 हो जाएगा माइनस E1। करेक्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यानी कि आप यहां से क्या नोटेशन लिख सकते हो, क्या नोट लिख सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है वो हमेशा अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज को। तो ये एक तरह का फेजर हो गया आपको याद रखने के लिए, बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और टर्म हम देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने क्या देखा, 4.44 F 5 N। तो यहां से अगर हम फ्लक्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर दें, E इज इक्वल टू 4.44 F, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5M है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, तो B इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई एन। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी एकदम कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम रहेगा। अब देखिए क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, जो फ्लक्स डेंसिटी है Bm उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं E अपॉन F के, क्योंकि 4.44 कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गया किसी एक पर्टिकुलर वाइंडिंग के लिए, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी के लिए मान लीजिए तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके लिए कांस्टेंट है, तो क्या हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करके लिख सकते हैं Bm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन F। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है सप्लाई वोल्टेज के, अगर हम लॉसेस हटा दें। क्योंकि देखिएगा ध्यान से, यहां से हमने सप्लाई वोल्टेज दिया V1 और बीच में हमने कोई भी लॉस मतलब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कंसीडर नहीं किया है, तो बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। मतलब ये V1 सीधा यहाँ पे पहुंच रहा है E1 पे। मतलब V इज इक्वल टू E हो जाएगा जब हम अप्रोक्सीमेशन कर देंगे थोड़ा सा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई F का रेशियो। तो क्या होगा अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखें
और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दें। बताइए फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हम जानते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है क्योंकि एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो हम उसको वेरी नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में दिया गया हो। तो एरिया कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है हमारी क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज कर दिया। तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुई मतलब फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब मुझे बताइए फ्लक्स जनरेट करने का काम कौन सी करंट करती है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। बट अभी के लिए जान लीजिए कि फ्लक्स को जनरेट करने का काम कौन करता है ट्रांसफार्मर के केस में या किसी भी मशीन में? मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई म्यू से। तो फ्लक्स जनरेट कौन कर रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट। और फ्लक्स की डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को घटा दिया था। तो फ्लक्स की डिमांड बढ़ चुकी है तो ट्रांसफार्मर ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा ताकि वो उतनी फ्लक्स जनरेट कर सके। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीजेस। और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंक्रीज होता है तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। सो ये एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, आपको कहीं पे भी पूछी जा सकती है। तो अब ये देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हुआ तो पावर फैक्टर कैसे डिक्रीज हो गया? वी विल सी लेटर। विथ फेजर डायग्राम। मैं आगे इसको प्रूफ करेंगे हम, मैं आपको आगे आपको प्रूफ करवा दूंगा कि कैसे मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ती है तो पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है। फेजर डायग्राम जब हम आगे देखेंगे। तो अब नई हेडिंग डाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसफार्मर में हमने एक भी लोड, बिल्कुल भी लोड नहीं लगाया है, यानी कि जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे काम कर रहा है तो ट्रांसफार्मर कौन सी करंट ड्रॉ करता है? एट नो लोड ट्रांसफार्मर ड्रॉज नो लोड करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। और ये नो लोड करंट दो करंट को मिला के बनी होती है। इस करंट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू। इसे बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इसे बोला जाता है वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। राइट, मैंने अभी आपको बताया कि जो नो लोड करंट है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आई डब्ल्यू और आई म्यू। तो आई डब्ल्यू को हम बोल रहे हैं वॉटफुल कंपोनेंट, ये नो लोड करंट का वॉटफुल कंपोनेंट है। और आई म्यू क्या है? नो लोड करंट का वॉटलेस कंपोनेंट। तो आई म्यू किस काम में आता है? टू जनरेट फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स है उसे कौन सी करंट जनरेट करती है? आई म्यू, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट। इसी मैग्नेटाइजिंग करंट को वॉटलेस कंपोनेंट भी बोला जाता है। वॉटलेस किस लिए इसे बोला जाता है? कि ये कभी भी लॉस को सप्लाई नहीं देती, यानी इस आई म्यू की वजह से लॉस कभी नहीं होता। तो लॉस नहीं होता इसीलिए वॉटलेस। आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू करंट किस काम में आती है? नो लोड लॉस को सप्लाई देने के लिए, टू सप्लाई
मैंने बताया था जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पे ऑपरेट करते हैं तो नो लोड लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल है, आई डब्ल्यू। तो हम अभी आई म्यू और आई डब्ल्यू के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो पहला लिखिएगा आई म्यू, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमेशा कौन सी पावर का इस्तेमाल होता है, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर, हमेशा रिएक्टिव पावर का इस्तेमाल होता है। एक्टिव पावर कभी भी यूज नहीं होता है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। अगर किसी भी सप्लाई में आपका रिएक्टिव पावर जीरो है तो कभी भी उस सप्लाई से आप फ्लक्स जनरेट नहीं कर सकते। तो रिएक्टिव पावर जरूरी होता है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, और यहाँ पे फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है, आई म्यू, इसीलिए इसे रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट बोला जाता है। अब ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, तो मुझे बताइए अप्लाइड वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन कैसा होगा, क्वाड्रेचर। सो इट इज always in quadrature with applied voltage। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज और इस मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ट्रांसफार्मर का, तो हमेशा मैग्नेटाइजिंग करंट को किसके थ्रू फ्लो होता दिखाएंगे, एक रिएक्टेंस के थ्रू, जिसे हम बोलेंगे एक्स नॉट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू हमेशा रिएक्टेंस से फ्लो होती है, याद रखिएगा। रिएक्टेंस जब होगा तभी हमारा सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, 90 डिग्री का। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई म्यू यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट इज अबाउट 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। यानी कि जब हमारी करंट फुल लोड करंट 100 एम्पियर की होगी, तब उस केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो सिर्फ 5 एम्पियर की होगी। करेक्ट। अब मुझे बताइए आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू, आई म्यू को देख के आप आई डब्ल्यू के बारे में सब कुछ बता सकते हो। कैसे, सेकंड जो हेडिंग है वो डालिएगा। अब हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच, वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटफुल कंपोनेंट। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था आई म्यू के बारे में कि ये एक रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है। तो ठीक इसके उल्टा आई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। सही है।
क्यों इसे एक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जो आई डब्ल्यू करंट है वो किसको सप्लाई देती है, आयरन लॉस को, और लॉस के लिए कौन सी पावर रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्टिव पावर, इसीलिए इसे एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। दूसरा, इसे हमेशा किसके थ्रू फ्लो होता दिखाते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू। ये आई डब्ल्यू हमेशा आर नॉट के थ्रू फ्लो होती है। तो आई डब्ल्यू जो करंट है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के साथ कैसी होगी, इन फेज। सो आई डब्ल्यू विल ऑलवेज बी इन फेज with supply voltage, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, its magnitude is 1 to 2% of full load current। मैग्नेटाइजिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 3 to 5%, बट इसका 1 to 2% होता है फुल लोड करंट का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भी याद रख लीजिएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट इज डैश % ऑफ फुल लोड करंट। ये डैश में क्या आएगा, कितने परसेंट, यानी कि जो नो लोड करंट है वो कितने परसेंट होती है फुल लोड करंट के। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो थैंक यू वेरी मच।